बाजार एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर है और मैं ट्रेड सेटअप में डिटेल में डिस्कस करूंगा आशीष, लेकिन कल का जो एफआईआई का डेटा है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पर मैं आता हूं क्योंकि कल एफआईआईज ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जोड़े। कल निफ्टी में करीब करीब हज़ार एक्चुअली आकर्षक नहीं, ये इंटरेस्टिंग है। इसको आई थिंक थोड़ा लॉस इन ट्रांसलेशन हो गया, इसको थोड़ा ठीक कर देंगे हम क्योंकि थोड़ा दिलचस्प कह दीजिए इसको, चलिए थोड़ा दिलचस्प है कल एफआईआई का डेटा। और कल एफआईआई ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जोड़े। निफ्टी में 1000 करोड़ की बिकवाली हुई, लेकिन बैंक निफ्टी में 650 करोड़ की कल बाइंग हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कल निफ्टी शॉर्ट किया गया और बैंक निफ्टी बाय किया गया एफआईआई की तरफ से। बहुत इंटरेस्टिंग है, जब ट्रेड सेटअप में आऊँगा तो बात करूँगा। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों काफ़ी क्रूशल जोन में हैं। निफ्टी कल 10 डे माह से हल्के से नीचे बंद हुआ, बहुत हल्का, आई थिंक 23,370 के करीब का 10 डे माह है, उसके बहुत हल्का नीचे बंद हुआ। और निफ्टी का कल का हाई और पिछले हफ्ते का हाई देखिए आप, एग्जैक्ट सेम है 23,391। तो अब ये एक तरीके से आपकी लक्ष्मण रेखा बन गई है कि 23,391, इसके ऊपर अगर आप निकले क्योंकि तो उसके बाद 23,391, 23,400, अगर इसके ऊपर अगर आप निकले आशीष तो एक 20 डेमा का जोन है, फिर उसके बाद 23,600 पर। तो शायद वो 200 पॉइंट की और जगह ओपन हो जाए अगर आप 23,400 को क्रॉस करना शुरू करेंगे तो। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, कल बैंक निफ्टी स्ट्रांग था। कल बैंक निफ्टी 10 डेमा के हल्का सा ऊपर बंद हुआ, टेक्निकली 10 डेमा पर ही जाकर बंद हुआ। और यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए 20 डेमा कहाँ पर आ रहा है? 50,000 पर, यानी यहाँ पर करीब करीब 650 पॉइंट की जगह। तो 200 पॉइंट निफ्टी पर, 650 पॉइंट बैंक निफ्टी पर, जो नॉर्मली 1:3 का रेशियो होता है ये। अब किसी भी बड़े काउंटर ट्रेंड में मेरा व्यू ये है कि ये एक काउंटर ट्रेंड रैली है, बड़ा ट्रेंड डाउन साइड का है। किसी भी काउंटर ट्रेंड रैली में सबसे बड़ा टेस्ट मार्केट का होता है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। वो 20 डे माह निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर, जैसे मैंने कहा, निफ्टी पर यहाँ से करीब 200 पॉइंट दूर, बैंक निफ्टी में करीब 650 पॉइंट दूर। अगर यहाँ से लेकर 20 डे माह तक निफ्टी और बैंक निफ्टी स्लिप हुए, और स्लिप मतलब बड़ा वाला रेड बार बना, तो ये कंफर्मेशन देगा कि वो काउंटर ट्रेंड रैली खत्म हुई। लेकिन इसको आपने एक पहले से व्यू लेके नहीं चलना है। अगर मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस कर जाए, फॉर एग्जांपल 23,600 निफ्टी पर और 50,000 बैंक निफ्टी पर, अगर इनको क्रॉस कर जाए, इनके ऊपर बंद हो जाए और वो हॉल्ट ना दिखाए, तो फिर शॉर्ट कवरिंग और आगे बढ़ सकती है। अभी के लिए इस रैली को नया अप ट्रेंड नहीं मानेंगे। हाँ, अगर मार्केट लगातार 5-6 दिन तक उस 20 डेमा के जोन के ऊपर बंद हुआ तो हम समझेंगे कि चलिए वर्स्ट इज़ ओवर एंड नाउ मार्केट इज़ मूविंग ऑन। लेकिन तब तक केयरफुल रहिए, किसी भी रैली में फंसने के रिस्क रहेंगे, इस चीज़ को समझ के चलिएगा। बिल्कुल ठीक है, डिटेल्ड कमेंट्री आगे लेकर आता हूँ। वैसे आजकल एक चीज़ और है, अप फ्रंट कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक डिस्कस कर लो तो और क्लैरिटी आ जाती है दिन बिल्कुल। के लिए। बिग स्टॉक्स आगे लेकर आता हूँ। पहले आज कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे और क्यों? बिल्कुल, मैं रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पर आए और ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन पर हम जो रोज़ मार्केट का पंचनामा करते हैं तो काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक इस समय मार्केट के लिए है HDFC बैंक। HDFC बैंक पिछले 5 दिनों से 200 डे मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है। आप इसका एक बार टेक्निकल चार्ट रख दीजिए। 200 डे मूविंग एवरेज के 5 या 6 रुपये ऊपर या नीचे बेसिकली ये स्टॉक घूम रहा है। और 1600 से 1650 का जो जोन है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, क्योंकि इसके नीचे डाउन साइड काफ़ी ओपन हो सकती है। तो इसके लिए ये नंबर 1 स्टॉक होगा हमारा वॉच आउट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक के अब तक नंबर्स नहीं आए हैं, सिर्फ क्वार्टरली अपडेट आया था। दूसरा है रिलायंस। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इस मार्केट में रिलायंस इज ऑलमोस्ट लाइक जसप्रीत बुमराह, अकेले इज्जत बचाइए इसने मार्केट की। और निफ्टी को अगर 23,050 के ऊपर रख पाया कोई स्टॉक तो वो रिलायंस था। इस महीने ये स्टॉक करीब करीब 7% चला है। ये 7 दिन का चार्ट है, लेकिन इस महीने करीब करीब 7% ये स्टॉक चला है। तो इन दोनों ने मोर और लेस एक दूसरे को कॉम्पनसेट किया जहाँ तक निफ्टी की बात है। आई थिंक सबसे डिसअपॉइंटिंग स्टॉक जो मार्केट के लिए रहा है इस पूरे महीने में वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस अपने हाई से करीब करीब 10% फिसला और ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डेजा वो वाली पोजीशन हुई है। पिछले अर्निंग सीजन में भी 2000 तक गया था, अर्निंग से पहले वहाँ से स्लिप हुआ था। इस बार भी ये 2000 तक गया है और 2000 से फिर इसने उस नंबर के बाद स्लिप होना शुरू किया है। वैल्यूएशन कह लें, बॉडी लैंग्वेज कह लें, मैनेजमेंट की जो मर्जी कह लें, उसकी वजह से। और 200 डे मूविंग एवरेज यानी कि 1750 यहाँ तक की जगह चार्ट पर ओपन हुई है इन्फोसिस में। तो इसके लिए ये एक और स्टॉक होगा जिस पर मेरा ध्यान रहेगा। लार्सन एंड ट्यूब्रो एक और बहुत क्रिटिकल जंक्चर पर खड़ा है स्टॉक आशीष।
कल इसने कोशिश की 200 डे मूविंग एवरेज फिर रिक्लेम करने की, लेकिन कल का हाई एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज। इसका भी आप एक बार टेक्निकल चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो चार्टिकली थोड़ा सा इस समय आपको वीक होता हुआ दिखाई देगा। एक बार फायर करते हैं इसका टेक्निकल चार्ट। ये देखिए, ये इस समय स्टॉक और थोड़ा वीक है, आप चार्ट पर क्लियरली विजिबल है। और सबसे वीक स्टॉक अगर कोई है इस मार्केट में वो है ट्रेंट। ट्रेंड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2024 का सबसे टॉप गेनर था ये। और ये कई बार होता है कि कोई स्टॉक जो सबसे टॉप गेनर हो पिछले साल का, वो नॉर्मली अगले साल अंडर परफॉर्म करता है, और सिमिलरली जो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर होता है पिछले साल का, वो अगले साल आउट परफॉर्म करता है। ये ट्रेंड का चार्ट है, देखिए ये अभी भी अगर आप 12 महीने का चार्ट देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हुआ है। इसका भी एक बार टेक्निकल चार्ट रख दीजिए। पहली बार ये आई थिंक पिछले 2 साल में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है, और अभी तक भी ट्रेंड के भी नंबर्स नहीं आए, उससे पहले ही मार्केट थोड़ी सी वीकनेस की तैयारी कर रहा है। और 2 और स्टॉक जिन पर मेरी नज़र रहेगी, एक है जोमेटो। यहाँ पे एक टर्म जो होता है ना, मोर लॉयल देन द किंग, मतलब राजा खुद कह रहा है कि वीकनेस है, लेकिन जो उसके चाहने वाले वगैरह नहीं, आप ठीक ठाक हैं एकदम। तो ब्रोकरेजेस अभी भी बुलिश हैं, मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि अभी प्रेशर रहेगा ब्लिंकिट के ऊपर। मैं बिग स्टॉक्स में इसको डिस्कस करूंगा। और फाइनली बजाज फाइनेंस, आई थिंक इस समय निफ्टी के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक, और साइंस दिखा रहा है ये यहाँ पर कि एक 52 वीक हाई को टेस्ट करने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। और अगर ऐसा हुआ तो वही क्लासिकल स्टोरी बजाज फाइनेंस में रिपीट होगी। हर साल आपको एक करेक्शन देता है ये 25-30% की, उसके बाद ऑल टाइम हाई को रिक्लेम करता है। भाई साहब क्या बढ़िया, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो आप फ्रंट अपने रडार पर रखिए। कोई HDFC बैंक, कोई रिलायंस, कोई इन्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो, ट्रेंड, जोमेटो, और जो स्क्रीन्स पर है बजाज फाइनेंस। बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे ये स्टॉक्स खड़े हुए। अब आइए आज के क्यूज। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है बढ़िया हफ्ते की पॉजिटिव शुरुआत के बाद मंगलवार की शुरुआत कहने के लिए हरे में होगी, पर है फ्लैट। 20-22 पॉइंट ऊपर खुलने के गांधीनगर इंडिकेशन दे रहा है। हमारे एशियन पियर्स मिला जुला कामकाज कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोअर लेवल से कुछ रिकवरी टाइप फील आ रहा है। सुबह 7 बजे जो देखा था और अभी जो देखा है उसमें स्क्रीन में लाल और हरे के बीच में झूलते हुए हैं, लेकिन कुछ ग्रीन पॉकेट्स हैं। यूएस कल छुट्टी पे था, उसके फ्यूचर्स दिखा देता हूं। आज शाम को जिस तरह के ट्रेड के इंडिकेशंस हैं, फ्लैटिश है कल, लेकिन ट्रम्प साहब का इनॉग्रेशन हो गया। आज सुबह जब हम लोग प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते 7 बजे, उस समय ट्रम्प साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, काफ़ी कुछ स्टेटमेंट सामने आ रहे थे। अब तो आई एम अज्यूमिंग खत्म हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब क्लैरिटी है। Day 1 ट्रम्प साहब इन ओवल ऑफिस क्या क्या बोले, क्या क्या करने वाले, किस किस बात से डराया। हरमाज सारा निचोड़ लेके बैठे हैं बगल में। हरमाज, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा इनॉग्रेशन और कैसे रही इनॉग्रेशन के बाद की कहानी? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और जिस तरह का अंदेशा था उस तरह से अगर आप कह सकते हैं कि बिलो एस्टिमेट्स था, मगर जो बड़ी बातें उनके संबोधन से निकल कर आई, ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने ये कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे ही नहीं, ये तो वो कहेंगे भी नहीं। और ये कहा उन्होंने कि टैरिफ लगेंगे, कनाडा और मेक्सिको पर लगेंगे और 1 फरवरी से लगेंगे। ये उनका सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था ओवल ऑफिस में अपना पदभार संभालने के बाद। और पेरिस अग्रीमेंट जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो सारे दुनिया भर के देशों ने जिस पर हस्ताक्षर किए हैं, उसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का नाम वापस लेने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर वैसे ही उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी सी दूसरी तरफ की है, तो उस वजह से भी उन्होंने वहाँ पर से अपना नाम वापस ले लिया है। टिकटॉक के मामले पर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत दी है कि 75 दिनों का एक्सटेंशन टिकटॉक को दिया जाए, और ये कह रहे हैं कि 50% हिस्सा टिकटॉक का अमेरिका को दे दिया जाए, तब जा कर के वो अपना कामकाज कर सकते हैं उस देश में। वरना अगर ये डील नहीं हुई तो चीन पर टैरिफ लगाने की डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, ये उन्होंने कहा है। और कई सारे और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अमेरिका का नाम वापस ले लेने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर उन्होंने साइन किया। मैं वो वीडियो देख रहा था जहाँ पर उनको वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पेश किया गया था और उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो उनसे कहा गया कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से नाम वापसी का ऑर्डर है। उन्होंने इट्स अ बिग वन, ऐसा उन्होंने कहा।
और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अमेरिका की तरफ थोड़ा सा निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि अनफेयर पेमेंट्स की मांग वो करते हैं दूसरे देशों के मुकाबले में, हमें निचोड़ रहे हैं, इस वजह से हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हमारा नाम वापस ले लेंगे। जो बाइडेन के कार्यकाल में एलएनजी एक्सपोर्ट्स पर जो प्रतिबंध लगा था, जो मोरेटोरियम लगा था, वो उन्होंने वापस लेने का ऐलान किया है। एलएनजी एक्सपोर्ट्स को दोबारा बहाल करने का ऐलान उन्होंने किया है, और ये भी उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला से शायद वो तेल की खरीदारी रोक सकते हैं, ये उन्होंने कहा। और कई सारी बातें उन्होंने कही कि तेल को लेकर तो ड्रिल बेबी ड्रिल का उनका नारा था, वो भी उन्होंने कहा कि हम हमारे जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो पूरी तरह से भर देंगे, एनर्जी जो है सारी दुनिया में हम बेचेंगे हमारी, और यूरोप से जो हमारी डेफिसिट है उसे इसी तरह से कम करेंगे, या तो वो हमारा ऑयल एंड गैस खरीदे या तो हम उन पर टैरिफ लगाए, इस तरह से वो डेफिसिट को यूरोप से कम करेंगे। तो ये सारे बड़े टेक अवेज वहाँ से निकल कर आए हैं। 1 फरवरी पर हम नज़र होगी कि कनाडा और मेक्सिको पर किस तरह के टैरिफ लगते हैं, और टिकटॉक और चाइना को लेकर किस तरह की बातें निकल कर आती है। डॉलर जो एक वक्त पर 108 के नीचे जाने वाला था, वो थोड़ा सा अभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है, 108 साढ़े 8 के आसपास ही अभी भी कामकाज हो रहा है डॉलर में। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये तो पहला दिन था, अब आगे चलकर क्या होता है इस पर नजर रखने की जरूरत होगी। ये ट्विटर पे पहले डालेंगे कि ट्रम्प सोशल पे? ट्रम्प सोशल का एक्सेस है क्या हमारे सोशल पास? ट्रुथ सोशल ट्रुथ सोशल तो एक्सेस है क्या हमारे पास? वो तो अब पता लगाना पड़ेगा, लेकिन ट्रूथ सोशल पर अगर आ भी जाता है तो सारे जो पोर्टल्स है वो तो रिपोर्ट कर ही लेते हैं। तो नहीं, पहले क्योंकि मुझे याद है 7 बजे के शो में बैठने से पहले ट्रम्प 1.0 में हम लोग एक बार सुबह उनके ट्विटर को खोल लेते थे, वहीं से इतना मसाला मिलता था कि दिन का काम पर वो नहीं। ट्विटर पर भी डालेंगे, क्योंकि इलॉन मस्क के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं, वहाँ हो पैसा ना सकता हो कि वहाँ ना डाले। चलिए भाई, डे 1 की आइडियाज सामने आ चुके हैं, क्या क्या करने वाले हैं। वैसे जितना डर था कि डे 1 आके पता नहीं क्या क्या कर देंगे, ऐसा कुछ करा नहीं है, थोड़ा सा सधा हुआ सा रिस्पॉन्स दिख रहा है। और ट्रम्प 1.0 ने क्लियर कर दिया था, बिल्कुल सही है, अमेरिका फर्स्ट है, तो वहाँ के अमेरिकन के लिए जो जो कर रहे हैं बढ़िया स्टेप्स हैं, पर उसका पेन दुनिया फील करेगी, ये तो पता था सबको। हैंड ओवर आ गया है। आज जब एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद यूएस के मार्केट ट्रेड रिज्यूम करेंगे, तो देखते हैं किस तरह के समीकरण होते हैं। वैसे जितना डर था वैसा नहीं हुआ, तो बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स कुछ तो कूल ऑफ हुए कल और आज के बीच में। क्रूड कूल ऑफ हुआ था, लेकिन वापस $80 के ऊपर आके खड़ा हो गया इस समय। ये ताजा स्थिति अक्रॉस एसेट क्लासेस। अपने सेटअप की बात आपने छेड़ी थी, बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप खड़ा हो रहा है, क्या मामला है और क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है? बिल्कुल। और सेटअप पे आने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, अगले 2-3 साल हॉर्माज काफ़ी हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। एक तो वो पूरा पढ़ के आते हैं, और दूसरा वो डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री अच्छी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आई थिंक वो अच्छा रहेगा। मतलब अगले जिस दिन डल दिन होगा उस दिन ये करेंगे वो जो उन्होंने बोला ना, ड्रिल बेबी ड्रिल। हाँ, चलिए खैर, बिल्कुल ये काफ़ी हाईलाइट में रहने वाला है। खैर देखिए, अब अपने सेटअप पर आते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ट्रेडिंग तो यहाँ करनी है आपने, अमेरिका में तो करनी नहीं है। यहाँ पर जहाँ तक बात है सेटअप की, तो DIs ने बाय किया, फिर से FIs ने सेल किया, और जिसे कहते हैं ना डॉलर टू डॉलर, रुपी टू रुपी मैच हुआ है। 4,322 करोड़ की DI की बाइंग है, 4,337 करोड़ की FI की सेलिंग है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि DI के वॉल्यूम FI के वॉल्यूम से ज़्यादा है कल, और जो क्रिसमस की छुट्टी पे FIs गए थे, लग रहा है कुछ वापस लौटे ही नहीं अब तक। अभी भी FI के वॉल्यूम 22,000 करोड़ पे अटके पड़े हैं, जो 60,000 करोड़ का उनका एक एवरेज हुआ करता था। पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी है, तो इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, लेकिन जो भी है, नंबर तो सेल साइड पर ही है, वो आपको बार में दिखाई दे रहा है। 6 दिन का डेटा देखिए, ऑलमोस्ट मैच कर रहा है FI की बाइंग और FI की सेलिंग और DI की बाइंग। पोजिशनिंग पर आइए इंडेक्स फ्यूचर्स की, और पोजिशनिंग में भी वही दिखाई देगा आपको। FIs नेट शॉर्ट हैं और क्लाइंट्स नेट लॉन्ग है। लेकिन वो जो अगली प्लेट है ना, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। इसमें देखिए, आप इस नंबर पर फोकस करिए, जो FI का लॉन्ग और शॉर्ट है। 10,500 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 16,800 शॉर्ट ऐड हुए हैं कल। ये क्यों हुआ है, अब मैं इस पर आता हूँ। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा सिर्फ 298 करोड़ की सेलिंग, मतलब ज़्यादा नहीं है। स्टॉक फ्यूचर में 600 करोड़ की बाइंग, वो भी कुछ मोर और लेस फ्लैट ही है। लेकिन इसके अंदर अगर आप इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जो -298 करोड़ है, उसमें निफ्टी फ्यूचर में 1,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग है, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 650 करोड़ की बाइंग है। बाकी फिर निफ्टी वगैरह में थोड़ा बहुत वो डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता। वापस आ दीजिए उस प्लेट पे एक बार। वो मैं चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। 1,032 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग और निफ्टी बैंक फ्यूचर में 650 करोड़ की बाइंग। ये बहुत टाइम के बाद आपने बैंक निफ्टी में
इस तरीके की बाइंग देखिए। अब आपको टेबल में दिखाई देगा, निफ्टी में तो लगातार सेलिंग है, तीसरे दिन कंटिन्यूसली सेलिंग हुई। कल बैंक निफ्टी में पहला एक एफआईआईज ने पॉजिटिव लिया। अब ये इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, अब एफआईआईज ने अगर बैंक निफ्टी में इतने टाइम के बाद बाय किया तो क्या वो 800,000 पॉइंट की रैली के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक निफ्टी को, या फिर ये वो वापस वो गुगली होगी जो 2-3 दिन से प्ले हो रही है कि जिस दिन आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया वहाँ से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट घूम जाता है। ये आई थिंक सबसे क्रिटिकल होगा। और वो फिर से एक बार एफआई का डेटा देख लेते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। टेक्निकली नेट शॉर्ट ज़्यादा ऐड हुए, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग शॉर्ट में देखेंगे, शॉर्ट ज़्यादा ऐड हुए 16,810, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में शॉर्ट ही ऐड हुए हैं 6,000 ज़्यादा। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। तो 3,26,000 से बढ़कर हम 3,33,000 पर आए हैं। चलिए पहले ग्राफ दिखा दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे आए हैं, लेकिन 3,26,000 से 3,33,000 पर आए हैं हम। लेकिन परसेंटेज में हम 15.86 से बढ़कर 17 पर आए हैं, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से लॉन्ग कल ज़्यादा ऐड हुए हैं कंपेयर टू शॉर्ट, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी हैं तो शॉर्ट ही सिस्टम में, 4 जून के बाद सबसे ज़्यादा। कल इंडिया विक्स आशीष इंटरडे में काफ़ी रैली कर रहा था, फिर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, फिर भी 4.25% बढ़कर आया। पुट कॉल रेशो 1.03 पर आया। बैन में कोई नया स्टॉक नहीं आया, तो ये एक रिलीफ है कि कोई नया स्टॉक बैन में ऐड नहीं हुआ, और 2 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए। आरती इंडस्ट्रीज, जो कि आई थिंक इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है, कल हमारे पैनल ने पिक भी किया था इसको, और हिंदुस्तान कॉपर, ये 2 स्टॉक्स बैन से बाहर आए हैं कल। ये है अपना बढ़िया सेटअप पे बातचीत। अब आइए आज की निफ्टी 50 की स्ट्रैटेजी मंगलवार के लिए। कल जो सुबह बातचीत हुई थी, अपने अहम सपोर्ट और बड़े रेजिस्टेंस, उसी डिफाइंड ट्रेजेक्टरी में निफ्टी का कामकाज हुआ था। रेंज को ट्रेड करने की बात हुई थी और उस रेंज में ब्यूटीफुली मूव करा ये बाजार। 23,047 नीचे और 23,390 400 ऊपर का, और वहीं आके मामला पस्त पड़ा है। और कल ये बात हुई थी, ईदर वेज डायरेक्शनल ट्रेड लेने के लिए इस रेंज के बाहर जाना जरूरी होगा। खैर इसी रेंज में सिमट गए। सेशन बुरा नहीं था, लेकिन अच्छा सेशन था। अब आज के लिए फिर अप्रोच क्या रखा जाए? आज ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, मंगलवार का दिन है। क्या करना चाहिए, क्या वॉच करें? देखिए निफ्टी पे अब ये जो अगला 100 पॉइंट है ना, 50, मतलब वो बहुत क्रूशल है। 23,391 से 23,482 बेसिकली जो रिसेंट हाई है 23,391, और अगर आप ऑप्शन राइटर्स की माने तो 23,482। ये आई थिंक एक क्रूशल सप्लाई जोन है। अगर ये क्रॉस हुआ तो फिर आप 20 डेमा की तरफ बढ़ सकते हैं, जो 23,550 से 23,600 पर है। यहाँ तक का एक मूव पॉसिबल है, जहाँ पर मार्केट का ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। अगर वहाँ तक गए हम तो पहली बात, सपोर्ट कहाँ पर है? 23,150 से 23,200 ऑप्शंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग वहीं पर हुई है, और थोड़ा नीचे ऑब्वियसली यहाँ से। और अगर ये टूटा तो फिर वो 23,000 से 23,050 जो सीरीज़ का लो रहा है, अगर वो ब्रेक हुआ तो और 1000 पॉइंट की डाउन साइड ओपन होगी निफ्टी में, जो मेरा एक व्यू रहा है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्क्रीन को देखते हैं किस तरफ का वर्डिक्ट देने को तैयार है। दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहे हैं। मार्केट में ऐसा कोई बड़ा अभी तक तो मुझे साइन नहीं दिख रहा है कि कोई बड़े ट्रेंड डे की तैयारी हो रही है। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी हो यहाँ पर। जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो, एजेस को ट्रेड करने की कोशिश करें। एजेस को ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस समय वो मूव आ रहे होते हैं ना, उस समय लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है या मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेड कैसे लूँ। तो उसका तरीका यही होता है कि 23,400 के जितना पास, जैसे फॉर एग्जांपल कल भी एक बार के लिए 23,391 से मार्केट निफ्टी स्लिप हुआ था, तो 23,400 के पास बेचने की कोशिश करें और 23,200 के पास खरीदने की कोशिश करें, और दोनों तरफ एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आप बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल तो 50 पॉइंट का स्टॉप, खरीद रहे हैं तो 50 पॉइंट का स्टॉप निफ्टी पर। ये एक मेरी बेसिक अप्रोच होगी आज के लिए। बिल्कुल सही। ये है निफ्टी 50 का अपना अप्रोच। निफ्टी बैंक कल कोटक को अलग से बढ़िया तरीके से डिस्कस करा था, बेहतरीन नंबर्स थे, थम्स अप की बात हुई थी, और इसके चलते बैंक निफ्टी में अच्छी शुरुआत हुई बैंक। और उसमें कल सुबह चर्चा में था कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका इंतजार करिएगा। कल दोनों इंचअप हुए इवेंचुअली जाते जाते, तो क्या कुछ स्टेबिलिटी के साइंस मिलने शुरू हुए। वो जो डेटा देखा था अपन ने, उसमें दिख रहा है कि हो सकता है डेटा अपने को कंफ्यूज करने के लिए खड़ा हो इस तरह का। तो ऐसे में निफ्टी बैंक कल के सेशन के बाद, कल बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने दरअसल मूड माहौल सुधारा। इस सेशन के बाद कुछ भरोसा बढ़ रहा है क्या, और कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं कल के उस डेटा को देखने के बाद?
देखिए, पहली चीज़ बैंक निफ्टी पर मैं जो भी लेवल अब डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। ठीक है। रिटेल के लिए बैंक निफ्टी में अभी भी कोई ट्रेड नहीं है। ये बात मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ और इस बात पे मैं कायम हूँ। और बैंक निफ्टी गूगली फेंकता रहेगा आपके लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का काम ही है पिछले कुछ दिनों में रिटेल को दोनों तरफ फंसाना। ये कल का चार्ट है, एक बार बैंक निफ्टी का ना 7-8 दिन का चार्ट रख दीजिए ज़रा। और ये इंडेक्स का चार्ट है, ध्यान रखिए, किसी मिड कैप स्टॉक का चार्ट नहीं है। ये देखिए, ये 7 दिन का चार्ट है। कहने को 7 दिन में बैंक निफ्टी 1% चला है, लेकिन इस बीच में ये 48,000 के लो तक गया है और 49,650 के हाई तक गया है। मतलब करीब करीब 1650 पॉइंट का मूव रहा है इसमें, और नेट नेट 0 सन्नाटा। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है, इसमें रेजिस्टेंस है वैसे 49,900 टू 50,000 पर, जहाँ पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और सपोर्ट है 48,700 टू 48,800 कल का लो। ये कोई भी रिटेल ट्रेडर बैंक निफ्टी के इस मूव में लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएगा। मैं बताता हूँ क्या मेरा कहने का मतलब है। आप कोई भी ट्रेड लेंगे ना बैंक निफ्टी में, आपको 600-700 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आप लगा सकते हैं क्या? एक सिंपल एक लॉट में भी अगर आप बैंक निफ्टी में लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 10,000 का लॉस, आई डोंट थिंक कोई रिटेल ट्रेडर आप उसको ले सकता है। कहना बड़ा आसान है कि वो 800 पॉइंट नीचे का स्टॉप लगा दीजिए, कोई नहीं लगा पाएगा। तो इसके लिए मैं, जब तक बैंक निफ्टी में क्लैरिटी ना इमर्ज हो, मैं बैंक निफ्टी पर कोई व्यू नहीं देने वाला हूँ। ना बिल्कुल ठीक है, और ये स्टेटेड बातचीत हुई है पिछले हफ्ते से। बैंक निफ्टी खासा वॉलेटाइल हुआ भी। हो गया भाई निफ्टी बैंक डिटेल्ड